आज हम डिस्कस करेंगे मुद्रा संकुचन के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मुद्रास्फीति के बारे में बताया था। ठीक उसी का विपरीत अर्थ कुछ मुद्रा संकुचन का है। तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और हमारी जो वस्तु और सेवा की कीमत कम होती है। मुद्रा संकुचन में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर एवं महत्वपूर्ण गिरावट देखने को मिलती है। अब अर्थशास्त्रियों ने इसे अलग अलग रूप में परिभाषित किया है। तो एक अर्थशास्त्री हमारे काउथर, उनके अनुसार कि मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है अर्थात कीमतें गिरती हैं। कीन्स के अनुसार मुद्रा संकुचन वह स्थिति होती है जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा और उसकी मांग के बीच का अनुपात इतना गिरा दिया जाए या इतना कर दिया जाए कि उससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाए और वस्तुओं के मूल्य गिर जाएं। तो ये तो था मुद्रा संकुचन क्या है। अब क्या ऐसे रीज़न्स हो सकते हैं जिससे मुद्रा संकुचन की स्थितियां पैदा होती हैं, तो जानते हैं। तो इसकी रीज़न जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि मुद्रा की मात्रा में कमी। तो जब सरकार स्फीति के प्रभाव को नियंत्रित करने या किन्हीं अन्य उद्देश्य से मुद्रा की मात्रा को कम कर देती है तो जनता की मौद्रिक आय कम हो जाती है और इससे वस्तु की मांग कम होने लगती है, जिससे मूल्य स्तर गिरने लगते हैं और चारों तरफ अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि क्रेडिट कंट्रोल, कि जब देश का हमारा केंद्रीय बैंक विभिन्न जैसे परिणात्मक और गुणात्मक उपायों के द्वारा साख के नियंत्रण की विधियों को काम में लेता है अथवा कठोर मौद्रिक नीति का अपनाता है, तो देश में मुद्रा संकुचन की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। फिर अगर हम टैक्सेस या पब्लिक ऋणों में वृद्धि कर दें तो ऐसी ये भी कारण हो सकता है मुद्रा संकुचन की स्थिति का, कि जब अत्यधिक करारोपण के कारण जनता की क्रय शक्ति कम हो जाती है तो मांग कम होने से वस्तुओं के मूल्य कम होने लगते हैं। और इसी प्रकार जब सरकार बलपूर्वक सार्वजनिक ऋण लेती है तो जनता की क्रय शक्ति कम होने से मूल्य गिरने लगते हैं, क्योंकि उत्पादन की मात्रा यथास्थिति बनी रहती है। तो एक कारण यह भी है। फिर हम ये कहें कि उत्पादन में वृद्धि के कारण भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब देश में वस्तु और सेवा का उत्पादन अथवा उसकी कुल पूर्ति बढ़ जाती है तो मूल्य गिरने लगते हैं। फिर सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण भी मुद्रा संकुचन की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो जब सरकार अपने व्ययों को नियंत्रित अथवा अत्यधिक कम कर देती है तो जनता की मौद्रिक आय कम होने से संकुचन की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। फिर अत्यधिक बचत के कारण भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। तो जब जनता की बचत की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है तो व्यय योग्य आय कम होने से वस्तुओं की मांग कम होने लगती है और दूसरी ओर बचत में वृद्धि से हमारे इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होने लगती है, तो जो उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रकार ज़्यादा बचत से उत्पादन बढ़ने और मांग कम होने के कारण मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा होती है। तो ये तो मैंने कुछ कारण बताए हैं कि किन कारणों से मुद्रा संकुचन की स्थितियां पैदा होती हैं। अब जहां मुद्रा संकुचन की बात कर रहे हैं तो इसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी इकोनॉमी पर, हमारे समाज पर और विभिन्न वर्गों पर, है ना। तो ये जानते हैं।
कि मुद्रा संकुचन के क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो मुद्रा संकुचन के प्रभाव मुद्रा प्रसार के प्रभावों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो मुद्रा संकुचन के जो प्रभाव होते हैं विभिन्न विभिन्न वर्गों पर अलग अलग होते हैं। जैसे पहला जो प्रभाव हम देखेंगे वो प्रोड्यूसर और बिज़नेस क्लास के ऊपर है। तो मुद्रा संकुचन का प्रभाव जो है उत्पादक और व्यापारिक वर्ग पर विपरीत प्रभाव डालता है, क्योंकि प्रभावपूर्ण मांग कम होने से व्यापारियों को लाभ कम हो जाते हैं और मांग कम होने से व्यापारियों के पास वस्तु का स्टॉक जो है वो जमा हो जाता है और सेल्स नहीं होने से पूंजी जो उनकी अवरुद्ध हो जाती है और वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए जो हमारे बिजनेसमैन हैं उनके पास बाज़ार में कच्चा माल ख़रीदते हैं, लेकिन जब वे माल तैयार करके बाज़ार में बेचते हैं तो वस्तुओं के मूल्य बहुत कम हो चुके होते हैं और इसके कारण जो है लागत अधिक और कीमत कम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो वस्तुओं के मूल्य में कमी होने के कारण वस्तु के मूल्य में कमी होने के साथ साथ भी हम ब्याज और मजदूरी आदि में जो है कमी होने लगती है। फलस्वरूप हमारे उत्पादक वर्ग या फिर व्यापारी वर्ग को है जो हानि उठानी पड़ सकती है और कई बार ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि इन वर्ग को अपना बिज़नेस भी बंद करना पड़ता है। तो ये तो हमने देखा प्रभाव एक बिज़नेस क्लास पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब दूसरा जो प्रभाव आता है वो आता है इन्वेस्टर्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि इन्वेस्टर दो प्रकार के होते हैं, एक स्थिर आय वाले और दूसरा अनिश्चित आय वाले या परिवर्तनशील आय वाले। तो प्रथम जो आते हैं स्थिर आय वाले नियोक्ता, इस वर्ग पर मुद्रा संकुचन को लाभ होता है क्योंकि मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाने से इनकी वास्तविक आय बढ़ जाती है और वे अपनी स्थिर आय से पहले से अधिक वस्तुएं खरीदने की स्थिति में होते हैं। और दूसरा जो है सेकंड यहाँ पर कि परिवर्तनशील आय वाले इन्वेस्टर को इस स्थिति में हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे उद्योग और व्यापार की क्रियाएं कम होने लगती है, अतः उनको भी हानि होती है और इन्वेस्टर्स की आय यहाँ पर कम होने लगती है। और तीसरा इसमें वर्ग आता है हमारे वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ का। अब मुद्रा संकुचन के प्रारंभिक अवस्था में हमारे वर्कर और एम्प्लॉय को लाभ प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर कीमतें कम होने लगती हैं जिससे वस्तुएं सस्ती होने लगती हैं और जो हमारे वर्कर और एम्प्लॉय उनके भत्ते और वेतन कम करना आसान नहीं होता है। अतः संकुचन की स्थिति में उनकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है। फिर अगर धीरे धीरे इस वर्ग को भी लॉन्ग टाइम पर देखा जाए तो हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि उत्पादक और व्यापारिक वर्ग के लाभ घटने से उत्पादन कम होने लगता है या फिर बंद होने लगता है, जिससे कर्मचारियों की छटनी होने लगती है, फलस्वरूप बेरोजगारी होने लगती है और वही हड़ताल और तालाबंदी होने लगती है। तो इस वर्ग को भी लॉन्ग टाइम में हानि होती है। फिर ऋणी और ऋणदाता का प्रभाव को देखते हैं। तो मुद्रा संकुचन की इस स्थिति में मुद्रा का मूल्य बढ़ जाने से ऋणदाता को लाभ होता है और ऋणी को हानि होती है। और ऋणदाता को हमारे मूलधन और ब्याज प्राप्त होता है, जिससे उनकी क्रय शक्ति पहले की तुलना में अधिक होती है, इसलिए उनको लाभ होता है। और मुद्रा संकुचन में मौद्रिक आय कम हो जाती है, अतः ऋणदाता वर्ग को उचित ब्याज दर पर ऋण देने के अवसर मिलते हैं। इस स्थिति में ऋणी वर्ग को हानि उठानी पड़ती है। फिर एक और वर्ग आता है जो कि बाज़ार का किंग होता है, वो है उपभोक्ता वर्ग। तो उपभोक्ता वर्ग को क्या प्रभाव पड़ता है। तो उपभोक्ता वर्ग पर मुद्रा संकुचन का मिलाजुला असर पड़ता है, क्योंकि मूल्य स्तर कम होने पर उत्पादन बढ़ने से उपभोक्ता को सस्ते मूल्य पर वस्तु उपलब्ध होने लगती है। उपभोक्ता की क्रय शक्ति बढ़ने से वह आसानी से अपने जीवन स्तर को उन्नत बनाने में सफल होता है। और यहाँ पर जैसे कि स्थिर आय वाले उपभोक्ता वर्ग भी होते हैं और परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ता वर्ग भी होते हैं। तो स्थिर आय वाले उपभोक्ता को लाभ होता है और परिवर्तनशील आय वाले उपभोक्ता को हानि उठानी पड़ती है। तो ये तो मैंने विभिन्न प्रकार के प्रभाव बताए हैं कि किन किन वर्गों पर इनका प्रभाव होता है। एज़ इट इज़ देखा जाए तो कुछ इसके अदर इफ़ेक्ट भी होते हैं जो कि देखने को मिलते हैं।
इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।